हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं, मस्त हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं, जितने भी एसएससी सीजीएल, सीएसएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं, उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिक्स में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। 500 प्लस पीवाईक्यूज होने वाले हैं, और जो हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं उनमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे कि आपकी मैथमेटिक्स एसएससी जीडी 2026 के पेपर तक पूरी की पूरी क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो रिवाइज हो जाने के बाद में जब आप क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में पेपर अटेंड करेंगे, तो 100% एक्यूरेसी के साथ में सारे के सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, सही करेंगे। ठीक है। तो ये तो बात थी कि जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है उसमें क्या क्या चीज है वो। ठीक है। दूसरी बात, आपको अभी करना क्या है, आपको करना है कि आप सभी इसको पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक कॉपी पेन लेकर बैठें। जैसे ही आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आए, आप क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करने के बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद में जब आपसे सॉल्व हो जाए, और उसके बाद में आप सॉल्यूशन देखें उसका, है ना। तो नहीं हो तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हम उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और सब अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चन लेंगे, जिससे कि आपका पूरा का पूरा मैथ्स क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। तो सभी हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। हमारा आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होने वाला है। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट किए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने वो सारे के सारे प्रैक्टिस सेट अटेंड किए होंगे। और एक और चीज, कि आप सारे के सारे जब क्वेश्चन अटेंड करें, तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा, आपने कितने क्वेश्चन सही करे, वो जरूर बताएं हमें। और किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, कौन सा टॉपिक आपको दिक्कत दे रहा है, उस टॉपिक को मेरे को बताएं। मैं उस कंसेप्ट पे अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, जिससे कि आपका कंसेप्ट हो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आप सभी शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 9 की। 9 के पहले क्वेश्चन की, जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 31 गुणा 32 गुणा 33 को 35 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? करिए बच्चों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 31 गुणा 32 मल्टीप्लाई में 33 को जब 5 से आपको डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना है, वही आपको पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखिए, ये क्वेश्चन आप सभी ने किए होंगे, लेकिन एक रिवीजन के तौर पर आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा कि 31 गुणा 32 गुणा 33 है। ये पेन और पेपर का तो क्वेश्चन ही नहीं है, विदाउट पेन कैसे करेंगे देखिए। 5 से इसको भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, इसको जो काट दो, कटेगा तो नहीं पूरा का पूरा, कटता तो फिर रिमाइंडर शेषफल रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसमें कितनी बार इसका भाग जाता है और कितना शेषफल बचता है। तो 31 में जब 5 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 30 में पूरा जाएगा तो 1 शेषफल बचेगा, फिर गुणा, फिर 32 में 2 शेषफल बचेगा, इसी प्रकार 33 है तो 3 शेषफल बचेगा। सबको समझ में आ गया? फिर जो शेषफल आया है उसका भी अपने को क्या करना है, गुणा करना है। तो 3 दूने 6, 6 का 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 6/5। जब 5 का 6 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और शेषफल भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपका रिमाइंडर कितना हो गया, 31 गुणा 32 गुणा 33 को जब 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 1 आ गया। है कि नहीं? इजी मेथड है ना। अब आप 31 32 33 का पहले गुणा करो, फिर उसको 5 से भाग दो, फिर भी एक ही रिमाइंडर आना है ना। तो आप ऐसे डायरेक्ट ही कर दो ना भाई, 31 को अलग से 5 से भाग कर दो, 32 को अलग से कर दो, 33 से अलग कर दो, और जो शेषफल आएगा उसका फिर से गुणा करके और उसमें 5 का भाग दे दो। जो शेषफल लास्ट में आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर। सबको समझ में आ गया? चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका आयतन है वो 672 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका व्यास कितना होगा, इसका डायमीटर पूछा है आपको। बेलन तो आप सभी ने देखा होगा कैसा होता है। ये बेलन है, ठीक है। ये बेलन की क्या होती है, हाइट होती है, और ये क्या होती है, त्रिज्या। ये भी क्या होगी आपकी त्रिज्या, आधार की त्रिज्या ये हो गई। तो ये त्रिज्या है तो व्यास क्या हो जाएगा, ये पूरा।
पूरा व्यास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो त्रिज्या का डबल होता है व्यास, तो 2r बराबर क्या हो जाएगा, अपना डायमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो मैं आपको पूरा ये बेलन का, जब आ ही गया बेलन का क्वेश्चन, तो बेलन को क्लियर कर दे। तो बेलन का जब आप सीए से निकालेंगे, सीए से मतलब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मतलब चारों हिस्से, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, नीचे ऊपर से आपको नहीं दिखना है, जो गोल मटोल जो इसका हिस्सा है उसको अगर आप उसका एरिया काउंट करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, जिसको बोलते हैं सीएसए। सीएसए कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो वो कितना आ जाएगा, 2πr/h, 2 गुणा पाई गुणा त्रिज्या का गुणा कर देंगे उसकी ऊंचाई के साथ में, तो जो आएगा वो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या कहा है, ये तो आपका हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब बोला कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि टीएस यानी कि टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो हो गया था आपका लेटरल यानी कर्व सरफेस एरिया, जिसको अपन बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका कितना हो जाता है, इसका हो जाता है 2πr और r+h, यानी कि इसमें क्या होता है, जो ये दोनों वाले हिस्से हैं ना, आधार का क्षेत्रफल, दोनों आधार के क्षेत्रफल को अपन इसमें जोड़ देंगे, तो जो जो आधार का एरिया इसको जोड़ देंगे तो आपके सामने जो क्षेत्रफल निकल के आएगा ना, टीएसए टोटल सरफेस एरिया, वो कितना आएगा, 2πr/r+h। इसके वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करें, तो आयतन क्या होता है, πr²h। ठीक है, तो उसका आयतन कितना होता है, πr²h। ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला है और आपको करना क्या है। ठीक है, अब ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में कितना करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h, कितना दे रखा है, 96। तो 2πr/h, अपन ऐसे इसको 2π है उसको उसके बट्टे में नहीं लेके जा सकते, तो r गुणा h बराबर 96/2π होगा कि नहीं होगा, 96/2π होगा कि नहीं होगा। 2 से 96 को काट दो, कितनी बार कटेगा, 48 बार। कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो r गुणा h बराबर 48/π होगा कि नहीं होगा। ये आएगा ना, ये एक ही लाइन का है, ये मैंने कैलकुलेशन की है लेकिन एक ही लाइन का है। और फिर अपन इसके वॉल्यूम को काउंट करते हैं, आयतन को, तो आयतन क्या होता है इसका, πr²h होता है कि नहीं होता है। तो आयतन आपके क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 672, यानी कि 672 क्या दे रखा है, इसका आयतन दे रखा है। तो πr²h यानी πr²h को आप ऐसे नहीं लिख सकते, पाई गुणा r गुणा h लिख सकते हैं ना। तो ये आर एच है, इसकी वैल्यू ये उठा के इधर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, 48/π रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। तो मैं इधर डायरेक्ट अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर मैं ऐसे इधर लिख दूं कि 48/π, तो लिख दूं कोई दिक्कत थोड़ी है। तो पाई से पाई को कैंसिल आउट कर दो, कट गया। तो r गुणा 48 बच्चा बराबर कितना, 672। जब 48 को 672 से काटोगे तो सीधी त्रिज्या आएगी कि नहीं आएगी। तो काटो, कैसे, 16 से काट दो, 16 तिये 48, इसको काटो, 16 चौके 64, 3 बचेगा 32, 16 का 2 बार भाग जाएगा। अब 3 बचा है, 42 को 3 से काटेंगे कितनी बार, 14, यानी 14 14 28 14 42 होता कि नहीं होता। तो जो त्रिज्या है वो आपकी कितनी निकल के आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी, त्रिज्या। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा 2r, त्रिज्या का डबल यानी कि व्यास, व्यास पूछा है डायमीटर, डायमीटर बराबर कितना होता है 2r, वो कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा। सबको समझ में आया, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मैंने पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझा दिया इस पे। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन में। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 35 की पावर 29 को जब 10 से भाग कर दें तो शेषफल कितना आएगा। जब इस तरीके के क्वेश्चन आए ना, जब भी किसी भी संख्या के पीछे 5 हो और उसके ऊपर कितनी भी पावर हो, तो आपका इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, 5 ही आएगा। 5 के कितना भी मतलब 35 हो गया, 45 हो गया, उसको कितनी भी संख्या से गुणा कर लो, जित मतलब उसको जैसे कि उसकी पावर कितनी भी हो, ठीक है ना, तो जो उसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो जब इकाई का अंक जब 5 आएगा और उसको 10 से भाग करेंगे, कोई भी संख्या मान लो आ गई 105, उसको 10 से भाग करेंगे शेषफल कितना आता है, 5। 125 होगी मान लो, उसको 10 से भाग करेंगे कितना आएगा, 5। तो संख्या ऐसी ही आएगी जिसके पीछे क्या होगा, 5 होगा कि नहीं होगा। तो जब पीछे 5 होगा, 10 से भाग करेंगे तो शेषफल अपना कितना निकल के आएगा, रिमाइंडर आएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखते ही आपको क्लिक होना चाहिए ऑप्शन सीधा।
ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया आपको। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्न में से वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर वह 18, 56 और 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को कि निम्न में से वो कौन सी, ऑप्शन में से वो कौन सी संख्या है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, उनमें से कौन सी संख्या है जो 20 जोड़ने पर 18, 56, 42। ऑप्शन को उठा के एक एक करके चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम जाएगा। आप क्या करेंगे, जब ऐसी निम्नतम संख्या, आपको जो मिनिमम ऐसा नंबर ज्ञात करना है, जो आपको जो क्वेश्चन में जो दे रखा है नंबर 18, 56 और 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो जो ये तीन संख्या दे रखी है ना, इनका एलसीएम ही होगा। क्या होगा इसका एलसीएम ही होगा। तो 18, 56 और जब 42 का एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे, देखिए 18 को ऐसे लिख सकते हैं 6 गुणा 3। 56 को कैसे लिख सकते हैं, बोले 56 को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बताइए आप। 56 को लिख सकते हैं 7 गुणा 8 लिख सकते हैं बिल्कुल। और 42 को कैसे लिख सकते हैं 7 गुणा 6 लिखेंगे। अब देखिए, जब आप क्या करते हैं, जब इसको 6 गुणा, ये हो गया 3 है, ये 7 गुणा 6 है, ये 7 गुणा 8 है। अब देखिए जो कॉमन आ रहा है उसको ले लो, 7 गुणा 7 है तो 7 ले लिया, ठीक है। उसके बाद में 6 इधर से आ गया, 6 इधर से आ गया। जब ये 6 इधर से आ गया तो इसमें 2 तो छुपा ही है, 3 गुणा 2 है ना, तो ये 3 गुणा 2 है, तो इसमें भी तो 2 होगा, इसका भी तो 2, यानी कि इसको 4 गुणा 2 लिख सकते हैं ना, तो इसका 2 भी तो आ गया इसमें से कॉमन। तो कितना 6 ले लिया। अब बचा कितना, अब ये तो 4 बचा, और अब कौन बचा है इसके बाद में 3 बचा है, तो इस 3 को ले लो। ये जो इसका मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। कितना आता है, 7 6 42, 4 3 12, 42 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24 हासिल 2, ठीक है। 12 चौके 48 में 2 जोड़ेंगे तो 50, यानी कि 504 ऐसा नंबर है जिसमें 18, 56, 42 का पूरा भाग जाता है, और वो मिनिमम संख्या है, उससे छोटी कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसमें 18, 56 और 42 का कॉमन भाग जाता हो। ठीक है, तो वो कौन सी है, 504, यानी कि इन तीनों का एलसीएम कितना आता है, 504। अब क्या बोला है कि ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर 504 बन जाए, 504 बन जाए। तो ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्या, एकमात्र एक संख्या है 484, यानी कि 504 में से जब 20 को घटाओगे तो 484 क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। करिए इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2024 का क्वेश्चन, शिफ्ट 4 का। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या दे रखा, प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो जब आपको जब प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछे ना, तो उसमें क्या करना है आपको, जब मान लो कि आपके पास में n प्राकृतिक संख्या है, n, ध्यान से देखें, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, औसत पूछा है, औसत कितना होगा। प्रथम, इधर लिख देता हूं मैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्या, मान ले 1 2 3 4 5, इनका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऐड 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 करते करते मान लो कि n नंबर है तो n का स्क्वायर। ठीक है, जब इनका वर्गों के औसत ज्ञात करना है, इनका एवरेज ज्ञात करना है, तो क्या आ जाएगा, जो एवरेज आपके सामने निकल के आएगा वो आएगा n गुणा n प्लस 1, 2n+1 बाय 6। ये तो क्या हो गया, इनका योग हो गया, जो वर्गों में जितनी संख्या दे रखी है उनका योग। अब इनका औसत ज्ञात करना है, तो आप सभी को पता है कि जितनी संख्या दे रखी होती है उनको जोड़ो, और जितनी संख्या दे रखी है उनका कितनी है उनका कितना कर दो, भाग कर दो। तो अपने पास में कितना है, n नंबर है, तो n का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो ये आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट करना है और बिल्कुल नहीं भूलना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करते हैं देखिए। अब तो कुछ नहीं करना, अब तो आपसे हो गया होगा, फॉर्मूला मान ही तो रखना है भाई। 17, n का मान 17 है, 17 तो दे रखे हैं, प्रथम 17 प्राकृतिक संख्या, तो n की जगह कितना रखना है, 17। तो 17 गुना कितना हो जाएगा, 17 + 1 18, फिर 17 17 दूनी 34 और 1 35, 35 से तो होगा बिल्कुल। और उसमें 6 गुणा n आएंगी, 17 का भाग देंगे, 6 गुणा 17, 17 से 17 कटा, 6 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। 35 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 105 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबको समझ में आ गया। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
6 नंबर क्वेश्चन है अपना 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है। ये भी एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, 32 से पहले की सारी अभाज्य संख्या आप लिख लीजिए। एक अभाज्य संख्या होती नहीं है, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 5 7 11 13, 5 7 11 13 17 19, फिर 23, फिर 29, उस और कौन सी होती, 31। ठीक है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो बट्टे में तो क्या आएगा आपका 11। अब देखते हैं कि इनका योग कितना होता है। योग करते जाना आपको है ना, कैलकुलेशन बहुत तगड़ी होनी चाहिए आपकी, बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना आना चाहिए। 3 और 2 कितना होता है 5, 5 5 कितना होता है 10, 10 7 17, 17 है। अब जो इजी लगे ना वैसे करना। 17 में 13 जोड़े कितना हो गया, 17 में 13 जोड़े कितना होता है 30, 30 30 और 11, 30 और 11 41, 41 19 60, 60 में 17 जोड़ेंगे कितना 87, कितना है 87, 87 में 23 जोड़ेंगे 110, 110 में फिर कितना जोड़ना है 110 में ये 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, ये 29 और 31 कितना हो 60, तो 170 होगा कि नहीं होगा, 170 ही तो होगा। देखिए वापस जोड़ लेते हैं अपन, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 7 17, 17 13, 17 13 30, 30 और 11 41, 41 में फिर आप 19 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60, 60 में 17 जोड़ेंगे तो कितना होता है 77, 77 23 100, अच्छा 160 ही होगा, सॉरी 160। वापस मैं इसको लिख देता हूं सही से, कितना आएगा 160। कितनी संख्या है टोटल 11, 11 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11, एक बार जाएगा, बचेगा कितना 5, 5 जीरो, 50 में कितनी बार जाएगा 11 चौके 44 पॉइंट, बचेगा कितना 6 जीरो, जीरो में 11 का भाग कितनी बार जाएगा 60 में 5 बार। ठीक है, फिर बचा कितना 5, 55 हुआ ना, 55 तो 60 में से 55 को घटाएंगे 5 बचेगा, 5 के पीछे जीरो लगाएंगे, फिर 11 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 5 4 5 4 ये क्या होगा रिपीटेशन होता रहेगा, तो अपना जो आंसर आ जाएगा 14.54, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करने हैं जल्दी जल्दी में, आपके पास में इतना समय नहीं होता। आप मैथ्स में जब मैथ्स के क्वेश्चन आप करो ना, जब आपके सामने इजी क्वेश्चन हो तो वो तो बिल्कुल ही ऐसे होने चाहिए कि देखते ही क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। दो संख्याओं के बीच का अनुपात दे रखा है 7:8। मान लो कि एक संख्या है ए और एक संख्या है बी। देखिए अनुपात दे रखा है 7 और ऐसे लिख देते हैं 7/8, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ए को 7 लिखो बी को 8 लिखो। अब ये 7/8 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x/8x। ठीक है, प्लस कितना करना है 4 की वर्दी करनी है, ये 4 की वर्दी कर दी, तो जो अनुपात है वो बदल के कितना हो जाएगा, जब 4 जोड़ते हैं उसमें तो बदल के कितना हो जाता है 9/10। इस तरीके के क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चन है तो आपको क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, क्रॉस गुणा करना आपको, 10 ये जो 7x+4 से गुणा हो जाएगा और 8x+4 है जो 9 से गुणा हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, 7x+4 को जब 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 का 10 से कितनी बार 70, 70x+4 का 40। ठीक है, बराबर 9, 8x+4 है उधर चला जाएगा 9 में, तो 9 8 72x। ठीक है, प्लस 9 6 36, आया नहीं आया, 72 में से 70 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2x, बराबर 40 में 36 को घटाएंगे कितना आएगा 4। तो x बराबर आपके सामने कितना आ गया 2 आया कि नहीं आया, x बराबर 2 आएगा, 2x बराबर 4 है तो x बराबर 2, ऑब्वियसली बात है 2 से कितनी बार कटेगा 2 बार। ठीक है, तो x बराबर आपके सामने 2 आ गया, तो संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है, तो आपके पास में संख्याओं का अनुपात पहले कितना दे रखा है 7:8, इनके बीच का अंतर कितना है 1 का, तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 यूनिट, यानी कि 2, जो आपके सामने 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू कितनी आ रखी है 2, यानी कि 2 आपका आंसर हो जाएगा, उनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2। अब अगर आप संख्या ज्ञात करेंगे तो 7 दूनी कितने हो जाएगा 14 और 8 दूनी कितने हो जाएगी 16, 16 और 14 में से जब घटाएंगे इसको तो कितना आ जाएगा 2 ही आपका आंसर आएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव होता है। ठीक है, दो उम्मीदवारों के बीच में क्या होता है चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। इलेक्शन का क्वेश्चन है ये, परसेंटेज का, एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है। देखिए दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव होता है जिसमें 58% वोट मिलते हैं, जिसे 58% वोट मिलते हैं वह 4032 के बहुमत से चुना जाता है। तो कुल पड़े वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब आप एक चुनाव करवाते हैं तो टोटल कैंडिडेट कितना होता है 100% होते कि नहीं होते। मान लो आप 100% है, आप ऐसे ही मान लो 100 यूनिट है। ठीक है,
एक सेकेंड, आप ऐसे मान लो कि 100 यूनिट है, टोटल कैंडिडेट मान लो 100, ठीक है, ये परसेंटेज मानो या यूनिट मानो, कैसे भी मान सकते हैं आप। 100 कैंडिडेट है, आपने चुनाव करवाया, अब एक कैंडिडेट है ए और एक कैंडिडेट है बी, तो एक कैंडिडेट, ये तो क्या मतदाता हो गए आपके, मतदाता वोटर्स हो गए, सॉरी कैंडिडेट नहीं मतदाता, कैंडिडेट तो खड़े होंगे वही है ना, मतदाता आपके कितने हैं 100। अब 100 में से जो जीता है उसको कितने 58% वोट मिले, और जो हारा है उसको कितने मिलेंगे 58 उसको मिले हैं 100 में से, तो जो हारा है उसको कितने मिल जाएंगे, जो हारा है उसको 42% मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो कितना हो जाएगा 42, यानी कि जो जीता उसको 58, हारा उसको 42। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, वो जीता वो कितने ज्यादा से जीता है, हारने वाले से कितने ज्यादा से जीता, 42 से कितना ज्यादा है 16, यानी कि 16 के डिफरेंस से जीता है। तो 16 के बहुमत से जीता है, तो 16 का बहुमत यानी कि 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 4032, तो 16 का 4032 है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आएगी 16 का भाग दे देंगे कितने बार, 16 दूने 32, बचेगा कितना 8, 8 3 यानी 16 पंजे 80, बचेगा कितना 3 32, वही वापस 16 दूनी यानी कि 252। तो अब कुल पड़े वोटों की संख्या, तो वोट कुल पड़े कितने 100, तो एक की वैल्यू 252 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 252 25,200, आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। है कोई ऑप्शन 25,200, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल इजी वे में, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई झंझट नहीं, एकदम आसान, 100 मान के क्वेश्चन करो, बहुत वैलिड वोट वैध मत वगैरह भी ऐसे आ जाए ना कि भाई इतने अवैध हो गए वो हो गए, तो आपको वैध मत को ही 100 मानना है, उसके बाद में आगे करते रहो, ठीक है ना। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुछ छात्रों में, कुल छात्रों में 45% क्या है लड़कियां। भाई साहब एक परीक्षा होती है, एक क्या होता है एग्जाम, एग्जाम में बॉयज और गर्ल्स स्टूडेंट है, बॉयज और गर्ल्स, ठीक है। जो छात्रों में 45% लड़कियां हैं, 45% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, ये हो जाती है 45/100 करेंगे तो 9/20, टोटल 20 है, उसमें से 9 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो जाएंगे 11 होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। इस परीक्षा में 75% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो 75% यानी कि 75% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, जब 11 का 75% उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण फेल कितने हुए, 25% फेल हुए कि नहीं हुए, 11 का क्या 25% फेल हुए कि नहीं हुए, ठीक है। अब देखिए लड़कियां 80% पास हुई, तो फेल कितने हुई, 20% फेल होगी कि नहीं होगी, 9 का 20% क्या हो गई फेल हो गई, ये 11 का 25% क्या हो गए फेल हो गए, लड़के और लड़कियां, ठीक है। अब इसने पूछा है कि फेल होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है, लड़कियों की संख्या दे रखी है 9 का 20%, 9 का 20% आपको दे रखा है, 9 का 20% कितना होता है, तो 9 का 10% कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, 9 है ना, 9 का 20% कितना होता है, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, 9 का 20%, तो 9 का 10% कितना हो जाएगा 0.9, और 9 का 20% कितना हो जाएगा, 9 का 20% यानी कि 2 गुना, 10% का 2 गुना हो जाएगा यानी कि 1.8, ये आ गया आपका 1.8। पॉइंट से कभी नहीं घबराना है, बिल्कुल सीधी बात है, 144 इसकी वैल्यू दे रखी है, 144 लड़कियां फेल होती है, तो 1.8 की जगह आप ऐसे मान लो कि ये 18 है, ठीक है। तो एक का मान कितना हो जाएगा 0.1 आ जाएगा ना इधर, तो ये मान लो कि 0.1 आ गया, तो एक का मान कितना आ जाएगा आपके, ये ऐसे नहीं करते हैं अपन इसको, वापस मैं सही से बता देता हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर इतना समझाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। 1.8 की वैल्यू कितनी है 144, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144 में 1.8 का भाग दे देंगे, ठीक है। अब आपको ऐसे का ऐसे रखो, अब पूछा क्या है, आपको पूछा है कि फेल होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या कितनी है, तो फेल होने वाले लड़के कितने हैं, तो लड़के हैं 25%, किसका 11 का, तो 11 का 25% कैसे लिखेंगे, 11 का 25% लिखेंगे 11 सही 25/100, यही तो होता है, 11 का 25% कैसे निकालेंगे 11 सही 25/100, या फिर 11 का 1/4, 11 का 1/4 यानी कि 11/4 हो गए, तो 11/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144/1.8 गुणा 11/4, यही तो आएगा, पॉइंट हटाओ जीरो ऊपर जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। 18 से कितनी बार कटेगा, 18 से कटेगा 8 बार, 18 8 144, 4 से कितनी बार कटेगा 2 बार, 110 को 2 से गुणा करेंगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा 200
20 आ जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आया समझ में? बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये एक ही टाइप का क्वेश्चन 2021 के एग्जाम की 3 शिफ्टों में पूछा है, और अलग अलग दिन है। देखिए 14 तारीख को, 10 तारीख को, और ये 10 तारीख की 2 अलग अलग शिफ्टों में सेम क्वेश्चन, सेम डाटा के साथ में। डाटे का भी कोई ऐसा नहीं किया। तो जो आपके एग्जाम वाले फेल पास यानी कि, हाँ, जो पास और फेल वाले क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं और कितने इंपॉर्टेंट हैं इस जीडी के एग्जाम के लिए, तो वो आप समझ सकते हैं। एक ही ईयर में और एक ही दिन की 2 अलग अलग शिफ्टों में क्वेश्चन रिवाइज हुआ है, और अलग अलग दिन वाली शिफ्ट में भी आपका यही क्वेश्चन सेम डाटा के साथ में रिवाइज हुआ है। तो समझ सकते हैं इसको, आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कोहली कोहली पुराने सामान का कारोबार करता है। भाई कोहली तो क्रिकेट खेलता है, ये कारोबार करने क्या कर रहा है? देखिए, कोहली 11 पुराने सामानों का कारोबार करता है, ठीक है। तो कोहली पुराने सामानों का कारोबार करता है, उसने 10,000 में पुराना एयर कंडीशनर खरीदा, यानी कि एसी खरीदा। कितने में? 10,000 में उसने एसी को खरीदा है। अब देखिए, जो उसको खर्चा लगता है वो सारा का सारा जोड़ते जाइए, वो उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य में काउंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अब 10,000 में पुराना एयर कंडीशनर खरीदा, उसको लाने में उसको भाड़ा लग गया 5,000 का, 500 का क्या लग गया, किराया लग गया। अब बोला है कि इसकी मरम्मत पर कितना खर्च कर रहा है, मरम्मत पर उसको 2,000 रुपए का मरम्मत, यानी कि ठीक भी तो कराएगा। अब पुराना खरीदा है तो ठीक भी तो कराएगा उसको। तो ये जो इसको सब जोड़ देंगे, उसका खर्चा कितना लगा वो सब जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य, जितने में उसका एयर कंडीशनर पड़ता है वो। अब क्या करता है वो, उसको 15,000 में बेच देता है, तो उसको लाभ होता है कि हानि होती है? तो हम पहले पूरा खर्चा कैलकुलेट करेंगे, उसको जोड़ेंगे कि कितना होता है, उसको जोड़ने के बाद में उसको 15,000 में से घटाएंगे कि भाई 15,000 से कम है जो खर्चा है, वो 15,000 जो उसको खर्चा हुआ है टोटल लाने में, तो वो अगर पूरा जोड़ेंगे, उसको क्रय मूल्य को जोड़ेंगे, जब 15,000 से कम है तो लाभ होगा, ज्यादा है तो हानि होगी। जोड़ते हैं, 10,000 में 2,000 को जोड़ेंगे 12,000, और 12,000 कितना हो जाएगा, 500। 12,500 क्या आ गया, सीपी, क्रय मूल्य। अब आपने 15,000 में उस फ्रिज को क्या कर दिया, उस एसी को बेच दिया, एयर कंडीशनर है, एसी को बेच दिया, आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस। कितने ज्यादा में बेचा है, तो भाई साहब 2,500 में ज्यादा में तो बेचा है, 2,500 प्लस करके बेचा है, तो 2,500 का क्या हो गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पे काउंट होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 12,500। 12,500 में 2,500 ज्यादा में बेचा है, गुणा 100 करेंगे तो आपका परसेंटेज में प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 125 को 250 में कितनी बार जाता है, 2 बार। जीरो बचेगा पीछे तो 2, यानी कि जीरो, यानी कि 2 के पीछे जीरो, 20% आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। हानि तो होगी नहीं, तो ऐसे ही आप कैंसिल कर सकते हैं। 18 ए और डी में 2 ही ऑप्शन के बीच में लड़ाई होगी, तो वो आप सीधा कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बचड़ने में नहीं है, आपको आराम आराम से क्वेश्चन करना है, कैलकुलेट भी बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। यशवंत 40 रुपए में 15 की दर से कैंडी खरीदता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जैसे दे रखा है उसी टाइप में ही लिखना है, आपको ऐसे अलग अलग नहीं लिखना है कि 15 को पहले लिख दिया चले। देखिए 40, 15 कैंडी है वो 40 रुपए की है। 15 कैंडी 40 रुपए की, भाई चंद्रा 40 रुपए में 15 कैंडी खरीदी है, तो 15 कैंडी कितने की हो गई, 40 रुपए की। तो एक कैंडी कितने की खरीदी उसने, 40/15 हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको काटेंगे तो 5 से कटेगा, 8/3 होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या आ गया आपका, सीपी, क्रय मूल्य आया कि नहीं आया, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि 50 रुपए में 30 कैंडी की दर से उसने बेचता है। तो 50 रुपए में 30 कैंडी, यानी कि 30 कैंडी 50 रुपए की वो बेच देता है, 30 कैंडी को 50 रुपए में बेच देता है। तो एक कैंडी का मूल्य कितना होगा, जब 30 कैंडी 50 रुपए की। आप ऐसे भी तो कर सकते हो इस क्वेश्चन को। देखिए भाई साहब, इसको छोड़ो, आप जैसे आप करोगे फिर सीपी, उसमें आप उलझ जाओगे, फिर वो क्वेश्चन आपका लंबा हो जाएगा। आपको मैं एक शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट तरीका बता दो। देखिए कैसे, 15 कैंडी 40 रुपए की वो क्या करता है, खरीदता है। अब 30 कैंडी है वो 50 रुपए में बेचता है। तो 30 कैंडी 50 रुपए में बेचता है, तो इसने 30 कैंडी कितने में खरीदी होगी, 2 से गुणा करो, 2 से क्या करो, गुणा करो। तो कितना हो जाएगा, 30 कैंडी को खरीदने में उसको खर्चा कितना लगा होगा, 80 रुपए। 80 रुपए लगा कि नहीं लगा। जब 80 रुपए की कैंडी, 30 कैंडी वो खरीदता है 80 रुपए में, और जब 30 कैंडी को 50 रुपए में बेचता है, तो सीधा का सीधा क्या होती है, हानि होती कि नहीं होती, हानि होती है ना। तो 80 रुपए की चीज को 50 रुपए में बेचेगा, तो 30 रुपए की हानि होगी कि नहीं होगी।
बिल्कुल होगी। 0 से 0 कटेगा, कितना आएगा 3/8। फ्रैक्शन 3/8 किसके बराबर होती है? 37.5%। 37.5% की क्या हो जाएगी आपको? हानि, यानी कि लॉस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है? सी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान, बहुत शॉर्ट में ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है। समझ में आया है कि नहीं आया? नहीं आया है तो मैं आपको वो वापस जो तरीका है करते आ रहे हैं सदियों सदियों से वही बता देता हूँ, ठीक है ना? कैसे? देखिए, आपको यशवंत है जो 15 कैंडी 40 की खरीदता है, ठीक है? तो एक कैंडी का मूल्य कितना होगा? 40/15, यानी कितना हो जाएगा? 8/3। 5 से काटेंगे, 8/3 क्या आ गया? इसका सीपी आ गया, ठीक है? उसके बाद में जब 50 रुपए में 30 कैंडी की दर से बेचता है, तो 30 कैंडी कितने में बेचता है? 50 में। तो एक कैंडी के एसपी कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य, तो वो कितना हो जाएगा? 5/3 होगा कि नहीं होगा? 0 0 काट दो, 5/3 क्या हो गया? विक्रय मूल्य। जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे, अगर वो माइनस में आती है संख्या तो हानि होती है, और प्लस में आती है तो संख्या वो क्या होती है? लाभ होता है, ठीक है? सीधी बात है। जब 8/3 में से 5/3 में से 8/3 को घटाएंगे, यानी 8 आधार समान है, तो आपको पता है कि 8 और 5 का जब डिफरेंस लेंगे तो -3 तो आना ही है। कितना आएगा? नहीं आएगा। 1 मिनट, वापस से वही गड़बड़। अब देखिए, जब आप करोगे इसको वापस वो उसी फॉर्मूले से करोगे तो कैसे होगा कि 8/3 है, 5/3 है, उसमें से 8/3 को घटाओगे और आपका क्रय मूल्य कितना? 8/3 का भाग देना है, ठीक है? इसमें से इसको घटाओगे तो 3/3, ऊपर तो आ जाएगा -1 आएगा कि नहीं आएगा? और नीचे आएगा 8/3। 3 ऊपर चला जाएगा तो -3/8, यानी कि जो आपकी क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी, जो कितना है? -3/8। इसमें जब 100 का गुणा करोगे 3/8, यानी कि ये हानि है तो इसको कोई मतलब नहीं है। गुणा 100 से करोगे, कितनी बार जा रहा है? 12.5 बार। 8 का भाग 100 में कितनी बार जा रहा है? 12.5 बार। और ये परसेंटेज में आपकी वैल्यू आएगी, 3 से गुणा करेंगे तो 37.5% आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका बेसिक। और पहले मैंने बताया था वो क्या होगी? आपकी निंजा टेक्निक, ठीक है? तो आपको कैसे करना है एग्जाम में, जो मैंने पहले बताया वैसे बिल्कुल आसान है, कोई घबराने की बात नहीं है। आप एक बार फिर वापस रिवाइज करके उसको देख सकते हैं, आपको दोनों में से कौन सा तरीका अच्छा लगता है। ये आपको, अगर आपको इतना कैलकुलेट करना है, समय गंवाना अपना, तो ये क्वेश्चन, ये इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है? चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किसी वस्तु पर 50% की छूट देने के बाद भी 50% का लाभ होता है, तो वस्तु पर कोई भी छूट न देने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? करिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, किसी वस्तु पर 50% की छूट दी। मान लो कि आपकी वस्तु है 1000 रुपए की, ठीक है? 1000 रुपए की वस्तु है, उसमें 50% का डिस्काउंट दिया। जब 50% का डिस्काउंट, तो सीधी सी बात है उसकी प्राइस कितनी होगी? आधी होगी। भाई 1000 की वस्तु आपने 500 में खरीद ली, तो आपने तो 500 में खरीदी, लेकिन जब 500 में आपको देने के बाद भी, 500 में बेचने के बाद भी, 50% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 50% का लाभ होता है। तो जब आपको ये 500 में बेची है, तो जितने में उसकी जो वस्तु पड़ी है उससे क्या है? 50% ज्यादा है। ये 500 क्या है? 50% ज्यादा है। तो 50% ज्यादा है, यानी कि 150 का मतलब क्रय मूल्य अपन 100 मानते हैं, और उसमें 50% का प्रॉफिट हो रहा है 500 पर भी, यानी कि 150 का 150 की वैल्यू कितनी होगी? 500। तो 150 की वैल्यू आपकी 500 है, तो कितना हो जाएगा? 150। अब क्या पूछा है? छूट न देने पर। आप पहले तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य कितना आ गया? मान लो कि ये कट गया, यानी कि 50/15। सॉरी 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 सॉरी, अच्छा 100 से गुणा करेंगे ना इसको, ये 100 से गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये? 1 मिनट, वापस वही गड़बड़ कर रहे हैं अपन। देखिए, आपको दे रखा है 150 के मतलब 150 हो गया प्रॉफिट के बाद में, जो ये 500 है वो 150 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 100 की वैल्यू हो जाएगी 500/150 गुणा 100, होगी कि नहीं होगी? 500/150 गुणा 100। तो इसको काटेंगे 0 से, ये 0 कट गया, कितनी बार जाएगा? ऊपर हो जाएगा 5000/15, ऐसे कैसे लिख दो। ये आपका हो गया क्रय मूल्य सीपी। अब आपको बोला है कि आप इस पे क्या करो? प्रॉफिट इसके कोई दो ही मत, इस पे क्या मत दो? कोई छूट दो ही मत, तो आप 1000 में ही बेचो। तो जब आप 1000 में बेचोगे तो कितना आपको प्रॉफिट होगा? मान लो कि 1000 में बेचोगे, कौन सी वस्तु? 5000 की
5000/15 की वस्तु को, और 5000/15 पे कितना इसको प्रॉफिट होगा, तो वो कितना होगा देखिए, कैलकुलेटिव हो रहा है, लेकिन मैं एक और तरीका आपको बता दूंगा जिससे कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखिए, जब इसको इसमें से घटाएंगे तो 15, यानी कि ये 15,000 में से 5,000 कितने जाएंगे, 10,000। 10,000 आएंगे कि नहीं आएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10,000। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 15 से 15 कट गया, नीचे कितना बचा आपका, 5,000। तो 5,000 को 10,000 में और 100 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज में प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 100 से गुणा करेंगे 200% आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। यानी कि जब छूट ना दी जाए तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 200%। ये लगभग लगभग आप सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, अगर नहीं आया है तो आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। आप कैसे करोगे, आप इसको 1500 मानोगे तो आसानी से कट जाएगा, जिससे कि करने में आसानी होगी। कैसे करते हैं देखिए, वो 1500 मान के भी मैं करवा देता हूँ। सारे ही तरीके मैं बता दूंगा, जिससे कि आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होना चाहिए आपके माइंड में। 1500 हमने माना, 50% के डिस्काउंट में, मतलब आधे पे बेचा 750, और 750 में बेचने पर भी उसको 50% का प्रॉफिट होता है, तो 150 की वैल्यू कितनी है, 750। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 50। ठीक है, तो 100 उसका क्रय मूल्य था, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 5,000। ठीक है, ये तो होगा। एक मिनट, कैसे, अच्छा, 150 का 5 बार तो कितने हो जाएगा उसका, 500 रुपए की वस्तु हो जाएगी, यानी कि 500 रुपए उसका क्या है, क्रय मूल्य। जब 500 की वस्तु आपको क्या करनी है, 1500 में ही बेचनी है। कितना में बेचनी है, 1500 में, क्योंकि आपको अब तो प्रॉफिट क्या देना, छूट देनी ही नहीं है, डिस्काउंट देना ही नहीं है। आप डिस्काउंट नहीं दोगे, 1500 में बेचोगे तो प्रॉफिट कितना होगा, सीधी सी बात है, प्लस कितना हो रहा है, 1000। 1000 ही तो प्लस करके बेच रहे हो, तो 2 गुना करके बेच रहे हो। 500 को 2 गुना करोगे तो 100% का, 3 गुना करोगे तो 200% का। सीधी सी बात है, एक किसी संख्या को 1 गुना बढ़ाओगे तो, मान लो कि 2 गुना किया उसका, 2 गुना किया तो कितना, 100% प्लस किया। 3 गुना करोगे तो 200%, 4 गुना करोगे तो 300%, ऐसे ही तो होता है। तो जब आप इसको 3 गुना करते हो तो 1000 प्लस में बेचते हो, जो आपका प्रॉफिट 1000 हो रहा है, 500 पे गुणा 100 करेंगे, परसेंटेज में जो वैल्यू आएगी, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 5 से कितनी बार कटेगा, 200 बार। ठीक है, तो परसेंटेज कितना आ जाएगा, 200% आपका आंसर आ जाएगा। है इजी, बिल्कुल कोई कैलकुलेशन नहीं है। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक निश्चित अवधि के लिए 2300 की राशि पर 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 483 है, तो वर्षों में, कितने वर्षों में ये जो होगा 483 बन के आएगा, वो आपको अवधि ज्ञात करनी है। 2300 की राशि आप लगाते हो, और 2300 की राशि लगाने पर आपको 483 रुपए क्या आना चाहिए, ब्याज आना चाहिए। ठीक है, तो वो कितने वर्षों में आएगा, अवधि आपको ज्ञात करनी है। अब इसको आप फॉर्मूले से करोगे तो फिर आपका कल्याण हो गया। आप फिर फॉर्मूले में ही उलझ के रह जाओगे। 2300 की संख्या है, आपको 10% कितना होता है, 230। ठीक है, दूसरे ये ट्री मेथड से मैं आपको बताऊं ना, ट्री मेथड मैंने पहले भी प्रैक्टिस सेट में आपको पूरा समझा रखा है। ट्री मेथड कैसे करते हैं, आपको 2300 की राशि दे रखी है, पहले साल का ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक ही होता है, तो 10% आपका कितना हो जाएगा, 230। दूसरे साल भी जब आप देखिए, पहले तो साधारण ब्याज, अब जो 230 दे रखा है उसका भी 10% निकालेंगे, तो वो दूसरे साल का क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा कि नहीं होगा। तो जब 230 और 230 कितना हो जाएगा, ये आपका आ गया, कितना आ गया, जो भी आपका आ गया वो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब देखिए, इनको जोड़ने पर 483 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कम कितना पड़ रहा है, तो उसमें और जोड़ देंगे, एक और साल का निकाल लेंगे। देखिए कैसे, कि 230 में 230 जोड़ेंगे कितना होता है, 460, प्लस 23 जोड़ेंगे कितना हो रहा है, 483 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल, 2 साल में आपका चक्रवृद्धि ब्याज 483 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। है कि नहीं, बिना फॉर्मूले के, बिल्कुल ट्री मेथड से करना है आपको, कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट कैसे करेंगे, आप सभी को पता है कि जब 10% और 10, आपको देखिए, जब कोई संख्या है, आप उसमें मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं ना, तो उसको क्या करते हैं, जैसे कि 100 रुपए है, उसको पहले साल का ब्याज मान लो कि 10 रुपए, पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज सेम ही होता है, लेकिन जब दूसरे साल में बात करोगे ना, तो 100 रुपए पर तो जो आपका जो 10 रुपए 10% आएगा ही आएगा, लेकिन ये तो साधारण ब्याज हो गया, साधारण ब्याज तो 20 ही होगा 2 साल का। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो ये 10 है, तो उसका भी 10% आप इसको जोड़ना पड़ेगा, तो वो एक इसमें जुड़ जाएगा। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 2 साल का निकल के कितना आएगा, 20, और साधारण कितना होता है, साधारण 20 होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आ जाए, 21। ठीक है, तो जब 21 को निकालोगे, यानी कि 21%, जो कितना हो गया, 21%,
तो 2300 का 21% आप निकालोगे 21/100 करके, 20 से 20 काटो, 21 को 23 से गुना करोगे 483 ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गई। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, एक ही क्वेश्चन में दो दो तीन तीन मेथड आपको बता रहा हूं, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 110 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 4:7 है, 4:7 है। आपको क्या दिख रहा है, पानी और दूध दे रखा है, ध्यान रखना आप कहीं दूध और पानी नहीं कर दो। देखिए क्या दे रखा है, वाटर और मिल्क, ये तो दे रखा है वाटर, मिल्क, दूध, पानी। आप उसका अनुपात कितना दे रखा है आपको, 4:7, यानी कि 4:7 दे रखा है। ठीक है, अब पानी और दूध का अनुपात 8:7 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। जब उनका अनुपात है 8:7 करना है तो मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। आपको दे रखे हैं दो अनुपात, 4:7 है, उसको बढ़ा के 8:7 करना है, कितना पानी मिलाना है। आपको दूध को बिल्कुल ही नहीं छेड़ना है। अगर दूध पहले 7 है, 7 यूनिट है, तो बाद में भी 7 यूनिट ही होना चाहिए। दूध की मात्रा को समान कीजिए। तो आपका जो बढ़ा क्या है, पानी, पानी कितना बढ़ा है, 4 यूनिट। जब पानी 4 यूनिट बढ़ा है तो पहले पानी था कितना, तो पहले पानी था जितना उसका डबल हुआ है। ठीक है, 4 यूनिट था, 4 बढ़ा है 8 हुआ है। तो एक्चुअली में पानी कितना था, एक्चुअली में पानी क्वेश्चन में दे रखा है 110 लीटर का मिक्सर था। तो 4 और प्लस 7 यानी कि टोटल मिक्सर कितना हो गया, 4 और 7 कितना होता है 11, 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है 110, यानी कि 10 गुना, कितना है 10 गुना। तो 11 इसका 10 गुना है तो 4 का भी तो 10 गुना होगा, तो 4 का 10 गुना कितना होता है 40। तो 40 की मात्रा बढ़ के डबल हुई है, तो कितना बढ़ा है, कितना है बढ़ा है, कितना है 40 पानी था अपना, उसको बढ़ के कितना हो गया, वो 80 हो गया है। तो बढ़ा कितना है 40 लीटर। तो आपने पानी मिलाया कितना, 40 लीटर, ऑप्शन नंबर सी होगा कि नहीं होगा। तो 40 लीटर क्या आ गया आपका, पानी आ गया। ठीक है, अब आपको इसको x मान के करोगे, वैसे करोगे तो फिर आपका फिर बता दिया ना, टाइम ही खराब होगा और कुछ नहीं होगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है। आप इस टाइप के क्वेश्चन देखोगे तो क्या जीडी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और ध्यान से करिए इस क्वेश्चन को, 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका। देखिए, ये काम को 15 दिन में करता है, ये काम को 15 दिन में करता है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत लैंग्वेज में घुमाया गया, आपको लैंग्वेज समझनी है। देखिए, ए ने अकेले कार्य आरंभ किया और 4 दिन तक कार्य किया। ए ने अकेले कार्य आरंभ किया, 4 दिन तक काम कर दिया। अब ए ने 4 दिन का काम कर दिया 15 दिन में से, तो बचा कितना ए का काम, 11 दिन का बचेगा कि नहीं बचेगा, 11 दिन का काम बचेगा। अब बोला है कि बी ने अकेले शेष कार्य, अब ए का 11 दिन का कार्य जो बचता है ना, ए अगर 11 दिन में कार्य को कर सकता है, तो बी जो शेष कार्य बचा है ना 11 ए का, वो 18 दिन में पूरा करता है। तो बी जो पूरा कार्य है वो कितने में करेगा, यानी कि 18 दिन जो शेष बचा है, यानी कि ए जितना कार्य 11 दिन में करता है तो बी उतना का उतना कार्य 18 दिन में करता है। तो ये जो निकालेंगे, और उसमें जब ए की एफिशिएंसी आएगी, और ए की एफिशिएंसी को जब 15 से गुणा करेंगे तो वो क्या आएगा आपका टोटल वर्क। और टोटल वर्क में ए और बी को जोड़ के उसमें भाग दे देंगे जो। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए 11 और 18 का जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितनी आएगी, 11 गुना 18 आएगी। सीधी सी बात है, इसमें कोई कॉमन है नहीं, 11 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो 11 गुना 18 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसकी जो क्या बोलते हैं, इसका जो आएगा क्या कहते हैं उसको, एफिशिएंसी कार्य क्षमता, वो कितनी आ जाएगी 18, और बी की एफिशिएंसी कार्य क्षमता कितनी है 11। ठीक है, तो 18 कार्य क्षमता के साथ में 11 दिन वो कार्य करता है, उसने टोटल कितने दिन में कार्य, पूरा कार्य कितने दिन में करता है 15 दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा 15 गुना 11, 15 गुना 18 होगा कि नहीं होगा, 18 की कार्य क्षमता के साथ करता है, तो 15 गुना 18 क्या हो गया, ये टोटल वर्क हो गया, टोटल संपूर्ण कार्य। ये तो 4 दिन का ए करने के बाद में जो 11 गुना 18 है ना, 4 दिन का ए ने कर दिया था, उसके बाद बचा शेष कार्य है ये। लेकिन अपने को 4 दिन का जो बचा था वो भी जोड़ देते हैं ना, तो वो कार्य अपने पास में कितना आ जाएगा, 15 गुना 18, वो आ गया टोटल वर्क। और टोटल वर्क को अगर 15 गुना 18 है, और उसको ये दोनों मिलकर करते हैं, ए और बी मिलकर करते हैं, तो कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए की एफिशिएंसी 18, बी की एफिशिएंसी 11, यानी कि एफिशिएंसी कितनी हो गई 29। तो दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे, देखिए 15 गुना 18 कितने होते हैं, 15 गुना 18 कितने होते हैं, 15 गुना 18 करेंगे, 18 पंजे 90, जीरो 9 आएगा ऊपर, 18 और 9 कितने होते हैं, 18 और 9 कितने होते हैं,
27 ही तो होंगे शायद, 270। अब 29 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, तो 29 का मान लो 10 बार देंगे तो 290, यानी कि 9 बार जाएगा। 29 9 कितना होता है, 29 9 261 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। 261 बचा कितना इसमें, बचेगा कितना, 261 हो गया तो बचेगा कितना, 9। 9 बटे क्या आएगा, 29। आपका आंसर आ जाएगा 9 सही 9 बटे 29। ठीक है, तो ये 24 बटे 29 नहीं है, गड़बड़ है इधर, ये है 9 सही 9 बटे 29। आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतने दिनों में ये दोनों मिलकर काम करेंगे। बहुत कैलकुलेटिव है लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको समझना है, इस क्वेश्चन को समझ के करना है। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार वीडियो को देखिए, लेकिन समझिए इस क्वेश्चन को। एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है ये। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करिए। देखिए, एक पुलिस कर्मी है, 600 मीटर की दूरी से चोर का पीछा करना है। भाई चोर, चोर है वो, क्या करता है, चोरी करता है। ठीक है, चोरी करने के बाद में वो भागता है और पुलिसकर्मी उसको 600 मीटर की दूरी से देखता है। देखने के बाद में वो उसका पीछा करता है, और जो पुलिसकर्मी है उसकी स्पीड 12 की है और जो चोर है उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर। दोनों भागते हैं। जब 12 की स्पीड से पुलिसकर्मी पीछे भागता है तो ऑब्वियसली उसकी ज्यादा स्पीड है तो वो उसको पकड़ लेगा। तो वो कितनी दूरी में पकड़ेगा, कितनी देर में पकड़ेगा, वो आपको ज्ञात करना है। तो जो दोनों की डिफरेंस, जो स्पीड डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, स्पीड रिलेटिव स्पीड को बोलते हैं सापेक्ष गति। सापेक्ष गति, दोनों की गति जब एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो उनकी गति क्या करते हैं, माइनस करते हैं। विपरीत दिशा में दौड़ते हैं तो उनकी गति क्या हो जाती है, प्लस होता है। डिस्टेंस उनके बीच में कितनी है, 600, 600 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, 600 मीटर की डिस्टेंस है। 12 किलोमीटर से जो पुलिस वाला दौड़ रहा है और जो 10 से क्या दौड़ रहा है, उसका चोर दौड़ रहा है, तो 12 गुना 10। और टाइम कितना लगता है उसको पकड़ने में, वो आपको याद करना है। सेकंड में, मिनट में, जो जितना आएगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो टी आपको निकालना है। 600 मीटर की डिस्टेंस है, दोनों को जब माइनस करें, 2 किलोमीटर घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये तो हो जाएगा टी आपके गुणे में। अब आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आप सीधा कर सकते हैं। आप, मैं ये तो समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। आप सीधा 12 में इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 5/18 है ना। तो ये मत लिखिए 10/18 लिखिए, 0 से काट दीजिए और सीधा हो जाता है। ठीक है ना। तो 600 में आपको 10 का भाग देना, 18 से गुणा करेंगे, उधर जाएंगे तो सीधी सी बात है, इतना तो समझ आता ही आपको मैथ। 0 से 0, 18 0, ये तो 18 छंग कितना होता है, 18 संग 108, यानी कि 1080 सेकेंड्स। 1080 सेकेंड्स आ गया आपका टाइम। लेकिन आपको सेकेंड में तो पूछा ही नहीं है, आपको तो मिनट में ज्ञात करना है। तो मिनट में ज्ञात करने के लिए 1 सेकेंड बराबर 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट। तो 60 का क्या दे देंगे, भाग 6 से, ये कट गया कितनी बार, 18 बार। तो 18 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। कि 600 मीटर की दूरी से आपको कोई पुलिस वाला देखता है, आप चोरी करके भाग रहे हो या फिर चोर चोरी करके भाग रहा है, 600 मीटर की दूरी से पुलिस वाला देखता है और वो 12 की स्पीड से दौड़ता है उसके पीछे, और चोर 10 की स्पीड से दौड़ता है, तो उसको 18 मिनट में पकड़ लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यदि कार, अच्छा, एक कार यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो निश्चित दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। उसी दूरी को 2.5 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होनी चाहिए। देखिए, जब आपके डिस्टेंस समान हो ना, देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको कंसेप्ट भी क्लियर कराते हुए चलता हूं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम। ये है आपका कंसेप्ट। जब आपकी डिस्टेंस नियत है, डिस्टेंस सेम है, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड, जिस स्पीड का रेशियो है वो जब टाइम के रेशियो के क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो स्पीड बराबर 1/टाइम, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड है वो टाइम की क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। जिस अनुपात में टाइम बदलेगा उसके विपरीत अनुपात में स्पीड चेंज होगी, सीधी सी बात है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब देखिए, कार है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है, तो निश्चित दूरी तय करने में उसको 5 घंटे का समय लगता है। तो टाइम का जो रेशियो है उसका कितना आ जाएगा, उसका 5 घंटे का समय। लेकिन जब वो उसकी जब चाल बढ़ा देते तो यानी कि 2.5 घंटे में, यानी कि 2.5 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए, ये तो ज्ञात करना है। जब इन दोनों का रेशियो लेंगे तो ये इधर से पॉइंट हटाएंगे, इधर 0 आ जाएगा। तो ये 5 रेशियो 50 रेशियो 25 है तो 2 रेशियो 1 आएगा कि नहीं आएगा।
ये इसके टाइम का रेशियो आया है। तो स्पीड का रेशियो आपको बताया है अभी, जब डिस्टेंस समान हो तो स्पीड का रेशियो उसके क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती यानी 1:2 हो जाएगा। जब पहले स्पीड इसकी कितनी थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा 1 अनुपात में थी, तो बाद में उसकी कितनी हो जाएगी, डबल, सीधी कितनी हो जाएगी, 2 गुना 30 कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी कि नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको इसमें पेन और पेन पेन की तो जरूरत ही नहीं, बिना पेन पेपर का क्वेश्चन है। देखिए कैसे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है कोई कार निश्चित दूरी को 5 घंटे में, यानी दूरी सेम है आपकी 5 घंटे में। अब टाइम को आधा करना है तो सीधी सी बात है दूरी को डबल करना पड़ेगा। तो 30 दे रखा है तो 60 आपका क्या हो जाएगा, आंसर, सीधा डायरेक्ट 2 सेकंड का क्वेश्चन है। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं अभी। जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट बढ़ेंगे उसमें अच्छे से क्वेश्चन आएंगे और सारे सारे टाइप में आपके मतलब रिवाइज करवाऊंगा, पूरे के पूरे कंसेप्ट को समझाते हुए चल रहा हूं मैं। तो बड़े ध्यान से सारे के सारे आप प्रैक्टिस सेट अटेंड करिए। सुशांत और निशांत की वर्तमान आयु आपको दे रखी है, प्रेजेंट एज आपको दे रखी है 9:13। तो जो वर्तमान आयु कौन है, सुशांत है, लिख रखा हूं इधर, और एक है निशांत। उनके वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा 9:13। अब उन दोनों की आयु है 8 वर्ष पश्चात, यानी कि 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होता है, 11:15 हो जाता है। एक तो ऐसे कर लीजिए, अब उनके रेशियो का मतलब जो सम है उसको जोड़ के बराबर कीजिए, फिर उसमें 8 8 जोड़िए, तो वो ऐसे कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ऐसे नहीं करना, मैं बताऊं कैसे करेंगे आप ऐसे मान लो 9x/13x, ये आपके उनका अनुपात हो गया। अब उसमें कितना 8 वर्ष पश्चात पूछा है, तो 8 प्लस करके 50 कितना होता है, 11/15। वो जोड़ने वाली वो है ना, उसी टाइप से करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखिए 15 नंबर 135 x प्लस 15 8 120 बराबर 11 13 गुणा करेंगे तो कितने बार, 130 10 बार, और फिर 13 और जोड़ेंगे तो 143 x आएगा, प्लस 11 8 88 आएगा कि नहीं आएगा। ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं वापस इसको छोटा लिख देता हूँ थोड़ा, जिससे कि आपको दिखे कितना आ रहा था, 143 x प्लस 88। ठीक है, अब 135 उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 7x आएगा कि नहीं आएगा। 120 में से 88 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, सीधी सी बात है 12 और 120, 12 और 20 कितना होता है, ये 20 आएगा ना, 20 और 12 कितना हो जाएंगे, 32, 20 और 12 कितना हो जाएंगे, 32। तो x बराबर 7, x बराबर कितना आ जाएगा, अच्छा 7 नहीं 8 आएगा ना, 35 में से 143 को हटाएंगे 8x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 32/8 यानी कि 4 यूनिट आया। अब परसेंटेज पूछा है, तो वर्तमान आयु, निशांत की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 9 और 13। तो जब 9 और 13 है, 13x माना था अपन ने, 13x ही तो माना था, x का गुणा करेंगे इसमें तो 13 चौके 52 वर्ष, यानी कि 52 वर्ष निशांत की क्या आ जाएगी, वर्तमान आयु, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन पे मैंने पहले मतलब एक क्लास में आपको बताया भी है कैसे क्वेश्चन करते हैं, इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट समझा रखा है, इसको अभी समझाने की जरूरत नहीं है। जब आपको समचतुर्भुज का एरिया पूछे तो उसका सीधे सब फॉर्मूला होता है। एक तो जब आपको डायगोनल दे रखे हो, विकर्ण दे रखे हो, तो विकर्ण दे रखे हो और आपको समचतुर्भुज का एरिया पूछे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ जो समचतुर्भुज है उसका एरिया कितना हो जाएगा, जो डायगोनल का गुणा करो d1 गुणा d2 जो डायगोनल है, और उसका क्या करो, बट्टा 2 करो, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है समझाने की जरूरत, बिल्कुल समझाने की जरूरत नहीं है। देखिए करेंगे कैसे, 14 चौके 56 हासिल 5, फिर 14 दूनी 28 5 कितना होते हैं, 28 5 कितना हो जाएंगे, 33, 336 को 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 168, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा कि नहीं। तो आपका जो डी ऑप्शन सही होगा कि नहीं होगा, 19 नंबर का, जब समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखा हो, दोनों विकर्ण दे रखे हैं और आपको समचतुर्भुज का एरिया निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, दोनों विकर्ण का गुणा करो बटा 2 करो, समचतुर्भुज का एरिया आ जाएगा। आप सभी को इस चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो आप लिख देंगे अपने कॉपी में फॉर्मूला, कैसे लिखेंगे, समचतुर्भुज का एरिया कैसे निकलता है, तो वो निकलता है 1/2 d1 गुणा d2, 1/2 d1 गुणा d2 आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। समझ में आया, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
ओ वाओ, क्वेश्चन आपको दे रखा है, सांख्यिकी का है, स्टेटिस्टिक का है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। माध्य आपको निकालना है, तो माध्य निकालने का आपके पास में क्या होता है भाई, आपका एवरेज, औसत निकालो, माध्य निकालो, एक ही है, ठीक है। इन सबको जोड़ो और उसमें कितने नंबर है उसका भाग दे दो, ठीक है। यही तो होता है समय, सम ऑफ कितना, जो एक्स जितने भी नंबर दे रखे हैं उसको, और उसमें कितने नंबर हैं एक्स एन जो दे रखे हैं उसको सम करो और एन का भाग दे दो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, जो माध्य आ जाएगा, ठीक है। तो सबने कर दिया होगा ये क्वेश्चन, आप सभी कमेंट में इसका आंसर भी बता सकते हैं, लेकिन मैं इसको जब बताऊंगा तो कैसे आपको ना इन सबको जोड़ना है, और ये कितने नंबर हैं, दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ का भाग देना, इन सबको जोड़ने के बाद में आठ का भाग देना, जो आपका आंसर आएगा वही, जो आपका रिजल्ट आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, माध्य हो जाएगा, ठीक है। माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मीन, ठीक है। तो ये चीजें 20 के 20 क्वेश्चन आज आपके हो जाते हैं पूरे। अब आप मेरे को कमेंट में बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा, आपका स्कोर कितना रहा, आप मेरे को कमेंट में बताइए। अगर आपका स्कोर 15 से ज्यादा है, 15 प्लस है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में पूरे के पूरे क्वेश्चन आप सही करके आएंगे, ठीक है। और अगर आपका स्कोर 15 से कम है तो उनको बहुत ही प्रैक्टिस की जरूरत है, और वो मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किन किन टॉपिक्स में दिक्कत हो रही है, तो मैं उसके लिए अलग से जो आपके लिए वीडियो डाल दूंगा, जो जो भी कंसेप्ट आप बताएंगे उस पर वीडियो डाल दूंगा, जिससे कि आपको वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए बिल्कुल, उसके बाद में कोई दिक्कत ही नहीं आए उस पर, ठीक है। तो आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ये बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू वेरी मच, और मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।